ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 181, फाइटन का उगता सूरज। अगले दिन 2 सितंबर। ये पता चलने के बाद कि वे गेम कंसोल खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा सकते, गोन, किलुआ और लियोरियो ने हाथ कुश्ती की योजना छोड़ दी और मकड़ियों को पकड़ने के लिए हस्ताक्षर किए। गॉन उसे आमंत्रित करने भी आया था, लेकिन ब्लेज ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि उसे अपनी यात्रा खुद तय करनी होगी। उसके साथ गॉन कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसी समय ब्लेज के पास भी कुरापिका बनाम उवोगिन के बीच लड़ाई को देखने की अन्य योजनाएं हैं। सूर्यास्त के बाद कुरापिका और उवोगिन शहर से बहुत दूर लड़ाई कर रहे थे, जहां उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। लड़ाई 15 मिनट भी नहीं चली और परिणाम में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अंततः उवोगिन को कुरापिका की चेन जेल और सम्राट समय द्वारा हराया गया और मार दिया गया। अगले दिन 3 सितंबर दोपहर के आसपास लियोरियो ने उसे फोन किया और कहा, गोन और किलुआ ने फैंटम ट्रूप के 2 सदस्यों का पीछा किया। मुझे डर है कि कुछ हुआ है क्योंकि कुछ समय हो गया है, लेकिन उन्होंने योजना के अनुसार वापस कॉल नहीं किया है। मुझे लगता है कि वे फैंटम ट्रूप द्वारा पकड़े गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कॉल खत्म करते हुए ब्लेज ने आह भरी। हालांकि उसे पता था कि गोन और किलुआ खुद ही भाग जाएंगे, लेकिन लियोरियो के बुलाने के बाद बैठकर देखना अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने जाकर उन्हें बचाने का फैसला किया, और ये सभी मकड़ियों से एक ही जगह पर मिलने का एक बढ़िया अवसर भी है। ये मजेदार होगा। अपनी शैतानी फल क्षमता वापस पाकर ब्लेज ने आसानी से गोन और किलुआ के ताप हस्ताक्षर को ट्रैक किया और उनके स्थान फैंटम ट्रूप के ठिकाने का पता लगा लिया। जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि गॉन ने नोबुनागा के हाथ को टेबल पर पटक दिया और नोबुनागा को हाथापाई में हरा दिया। नोबुनागा को अपने दोस्त के लिए दुखी देखकर उसकी भावनाएं और आभा चरम पर थी। अगले ही पल फीतन तेजी से गोन के पीछे आया और उसके बाएं हाथ को इस हद तक रोक दिया कि वह टूट गया। जब किलुआ आगे बढ़ा तो हिसोका तेजी से उसके पीछे आया और उसके गले पर अपना एक ताश का पत्ता रखा, जिससे खून की एक छोटी सी बूंद निकल गई। अगले ही क्षण नोबुनागा और फीतान में लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि फ्रैंकलिन नोबुनागा को शांत रहने के लिए कहता है। माची और शिजुको उन्हें याद दिलाते हैं कि मंडली के भीतर कोई लड़ाई नहीं होती। सिक्का उछालने के बाद उन्होंने छोटी मोटी झड़प समाप्त कर दी और चेन उपयोगकर्ता के बारे में चर्चा शुरू कर दी। तो हम उनके साथ क्या करें? उन्होंने हमें अभी तक चेन उपयोगकर्ता के बारे में कुछ नहीं बताया है, शिजुको ने पूछा। अगर वे कुछ नहीं जानते तो हम उन्हें जाने दे सकते हैं। अच्छा, पकुनोदा? फ्रैंकलिन ने सुझाव दिया और पकुनोदा से पूछा। पकुनोदा जवाब देते हैं, मैंने रास्ते में उनकी जांच की थी। उन्हें चेन उपयोगकर्ता की कोई याद नहीं है। नहीं, हम निश्चित नहीं हो सकते कि वे पूरी तरह से असंबंधित है। यदि चेन उपयोगकर्ता चेन को छुपाता है तो वे उसकी असली पहचान नहीं जान पाएंगे। फिंक्स ने सिद्धांत दिया, कोई भी चेन उपयोगकर्ता अकेले काम नहीं करता। बच्चों का उपयोग करने के बजाय मैं माफिया साइड से नोस्ट्रेट परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं, शालनार्क बोला। उस समय नोबुनागा, जो शुरू से ही चुप था, बोला, गोन से स्पाइडर्स में शामिल होने के लिए कहा। गोन ने गुस्से में जवाब दिया कि वो शामिल होने के बजाय मरना पसंद करेगा। गोन के प्रवर्धक होने की पुष्टि करने के बाद नोबुनागा जोर से हंसने लगे और कहा कि वे गोन के वापस आने पर उसे क्रोलो में नामांकित करना चाहते हैं। माची बोली, तो फिर आपको उन पर खुद ही नजर रखनी होगी। अगर वे भाग गए तो आप हमें दोष नहीं दे सकते। ब्लेज, जो शुरू से ही चुप था, बोला, ठीक है, आप लोगों को उन पर नजर रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रखूंगा। उसकी आवाज सुनकर मकड़ियों का समूह चौंक गया और वे सतर्क हो गए। जब उन्होंने आवाज के स्रोत की खोज की तो उन्होंने देखा कि ब्लेज इमारत की छाया से बाहर आ रहा है। वो कौन है? वो हमारे ध्यान में आए बिना कैसे आ गया? अधिकांश मकड़ियां आश्चर्यचकित थी, सिवाय उन कुछ के जो उससे पहले मिल चुकी थी। आप? वो यहां कब आया? हमें से कोई भी उसकी उपस्थिति को कैसे नहीं भांप पाया? मकड़ियों ने सोचा और उनकी चिंता बढ़ गई। तुम? फीतन ने दहाड़ते हुए कहा। वो पिछली मुठभेड़ और उस शर्म को कैसे भूल पाएगा जो उसने झेली थी? फाइटन की क्रोध से चमकती गहरी लाल आंखों की परवाह किए बिना ब्लेज ने बस अपना हाथ हिलाया और अगले ही क्षण गोन और किलुआ उसके बगल में आ गए। जबरन ले जाए जाने से वे चौंक गए और दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। जब स्पाइडर्स ने हमला करने की सोची तो फ्रैंकलिन ने उन्हें रोक दिया। वो वही है जिसके बारे में हमने तुम्हें पहले बताया था। हम तीनों के पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। हालांकि उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन फैंटम मंडली के सर्वश्रेष्ठ हमलावरों फिंक्स, माची, बोनोलेनोव, नोबुनागा और फेटन ने ब्लेज को घेर लिया। हिसोका ने ठंडे पसीने से लथपथ चेहरे के साथ किनारे से देखा। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं इस दुनिया में मिलना नहीं चाहता। फाइटन, जो क्रोध में उबल रहा था, उसने दूसरों के बोलने का इंतजार नहीं किया। उसने सीधे ब्लेज पर हमला कर दिया।
स्विश। ब्लेज के सामने चमकते हुए उसने अपनी दाहिनी भुजा के कोट के अंदर छिपी तलवार को घुमाया और उसे नैन से लेपित कर दिया। ब्लेज इस हमले से अप्रभावित रहे और उन्होंने बिना किसी प्रयास के अपने हाथ से इसे रोक दिया तथा उन्हें हकी से भर दिया। दरार। फीतन और सभी को आश्चर्य हुआ कि ब्लेड 2 टुकड़ों में टूट गया और इससे पहले कि फीतन कुछ कर पाता उसके पेट पर एक लात लगी और वो उड़ गया और उसे गंभीर चोटें आई। हालांकि उन्होंने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया से हमले को रोक दिया और केन के साथ क्षेत्र को कवर किया, लेकिन ब्लेज की किक ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उनका शरीर इमारत की दीवार से टकरा गया। संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हुए फाइटन ने खून का थक्का थूका और बोला, तुमने ये कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम कमीने। क्रोध से भरे मन और ब्लेज द्वारा पहुंचाई गई भारी चोट के साथ उन्होंने अपनी नेन क्षमता का प्रदर्शन किया। उसका पूरा नेन एक तरह की ग्रे आभा में बदल गया जो उसके शरीर से रिसने लगी। फिर ये आभा की एक गेंद में बदल गई और आसमान की ओर बढ़ गई। उसी समय आभा से एक सूट उत्पन्न हुआ और फीतान के पूरे शरीर को कवच से ढक दिया। ये ठीक नहीं है, चलो यहां से निकल जाए, फिंक्स ने कहा और भागना शुरू कर दिया। सभी स्पाइडर फीतन की दर्द पैकर क्षमता के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए इमारत से बाहर निकलने लगे। वे क्यों भाग रहे हैं? गोन और किलुआ ने सोचा। अगले ही पल उन्हें जवाब मिल गया जब फीतन की आभा एक विशाल लघु सूर्य में बदल गई। चूंकि ब्लेज की किक ने उसे भारी क्षति पहुंचाई थी, इसलिए उसका राइजिंग सन श्रृंखला में दिखाए गए आकार से थोड़ा बड़ा है। इस हमले को देखते हुए ब्लेज मुस्कुराया। अगर यह किसी और तरह का हमला होता तो वो इसे रोकने की थोड़ी कोशिश करता, लेकिन इस हमले के सामने उसे फीतन पर तरस ही आया। उनकी नजर में फीतान का हमला बच्चों का खेल लग रहा था। अध्याय 182। ब्लेज बनाम फैंटम ट्रूप। ब्लेज के पास खड़े गॉन और किलुआ को अपने आसपास के तापमान में तेजी से वृद्धि महसूस होने लगी, लेकिन इससे पहले कि ये उन्हें प्रभावित कर पाता, ब्लेज की सूर्य फल क्षमता ने किसी तरह की बाधा बनाकर गर्मी को रोक दिया। भयानक गर्मी उत्सर्जित करने वाले छोटे से सूरज को देखकर उन्हें सिर्फ डर ही महसूस हुआ। उन्हें पता था कि अगर ब्लेज की सुरक्षा न होती तो वे अब तक राख में बदल चुके होते। फैंटम मंडली जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक डरावनी है। उसी समय अन्य मकड़ियां जो सुरक्षित दूरी पर भाग गई थी, दूर से देख रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेई एक ही वार के बाद टूट जाएगा। मुझे लगता है कि नुकसान बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका उगता हुआ सूरज पिछली बार देखे गए उगते सूरज से बड़ा है, फिंक्स ने कहा। सच है, हम उसकी क्षमता को देखने की कोशिश में लगभग मर ही गए। शिजुको ने सहमति जताई। प्रचंड रूप से जलते हुए लघु सूर्य को देखते हुए हिसोका की आंखें चमक उठीं। क्या वो चेन यूजर हो सकता है? नोबुनागा ने अचानक पूछा। अभी उसकी एकमात्र चिंता चेन यूजर को ढूंढना और उवो का बदला लेना है। नहीं, शिजुको और फ्रैंकलिन के अनुसार ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है और उसकी क्षमता अंतरिक्ष से संबंधित है, शालनार्क ने अनुमान लगाया। शिजुको ने अपना सिर हिलाया। वो अजीब है, हम उसके खिलाफ सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फीतान का हमला कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो हम मिलकर उस पर हमला करेंगे, नोबुनागा बोला। मैं, फ्रैंकलिन, माची, बोनोलिनोव और हिसोका एक मौका बनाएंगे। फिंक्स, तुम अपनी चाल से उसे खत्म कर दो। आश्चर्य की बात यह है कि सभी लोग इस पर सहमत हुए और लड़ाई देखी। लघु सूर्य की प्रचंड गर्मी ने उनके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन ब्लेज अप्रभावित रहा, जिससे फीतन और अन्य मकड़ियां अचंभित रह गई। फाइटन के उगते सूर्य से प्रभावित न होकर ब्लेज ने बस अपना हाथ हिलाया, जबकि मध्य हवा में मंडराता हुआ लघु सूर्य अन्य लोगों के आश्चर्य से पूरी तरह बुझ गया। यह निराशाजनक था। ब्लेज ने अपने विचार जोर से कहे और अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारा, जैसे कि वो अपरकाट कर रहा हो। धमाका। इससे पहले कि फीतान उसके हमले पर प्रतिक्रिया कर पाता, एक जोर का झटका उसकी ठोड़ी पर लगा और वह दूर जा गिरा। वार के बाद ब्लेज ने शांति से अपने शरीर को थोड़ा पीछे झुकाया और अगले ही पल कटाना का तेज ब्लेड उसकी गर्दन से कुछ सेंटीमीटर दूर जा गिरा। यह हमला नोबुनागा की तरफ से हुआ था। इसके बाद माची के नैन धागे आए। उसी समय फ्रैंकलिन ने अपनी नेन गोलियां चलाई, जो जबरदस्त शक्ति, गति और सटीकता से भरी थी। जैसे ही ब्लेज ने चकमा देने की योजना बनाई, उसके विचारों और प्रतिक्रिया की गति को बोनोलिनोव द्वारा किए गए संगीत के टुकड़े ने बाधित कर दिया। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण वो अपने दिमाग को काबू में रखने में सक्षम था, लेकिन प्रतिक्रिया में थोड़ा सा अंतर मकड़ियों के लिए अपने नियोजित हमले को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होता है। जहां तक गोन और किल्लुआ का सवाल है, वे अभी भी उसके पास है, लेकिन सुरक्षित है क्योंकि वे ब्लेज की नैन क्षमता एब्सोल्यूट बैरियर द्वारा सुरक्षित है। फिंक्स, अब रिपर साइक्लोट्रॉन। फिंक्स हिसोका के बंजी गम की मदद से आसमान से उसके पास आया और अपनी बाह को उस पर घुमाया।
बोनोलेनोव के संगीत के कारण समय पर मुक्का रोकने में असमर्थ उसने सीधे वार झेला। चूंकि फिंक्स ने 30 चक्कर लगाए थे, इसलिए प्रहार से उत्पन्न शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वो ब्लेज को काफी पीछे धकेलने में सक्षम थी और उसे कुछ हद तक घायल भी कर सकती थी। उसका फिगर उड़कर दूर स्थित एक खाली पड़ी इमारत से टकराया। अपने पैरों पर उछलते हुए ब्लेज ने सोचा, फिंक्स नेन की क्षमता वाकई बहुत नुकसानदायक है। अगर ब्लेज गलत नहीं है तो फिंक्स ने हमला करने से पहले 30 चक्कर लगाए। वो और भी चक्कर लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यानी यही उसकी सीमा है। इससे अधिक तो उसे नुकसान ही होगा। इसके अलावा उन्हें यह भी मानना होगा कि उनका समन्वय त्रुटिहीन और सटीक है, क्योंकि एक मास्टर नैन उपयोगकर्ता भी उनके संयुक्त हमले के सामने संघर्ष करेगा। ठीक है, आप लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब मेरी बारी है। कुछ मिनट बाद शिजुको को छोड़कर सभी मकड़ियां जमीन पर पड़ी थी और उन्हें पीटा गया था, जिससे वे काले और नीले पड़ गए थे। यहां तक कि हिसोका को भी नहीं बख्शा गया। वो बहुत ताकतवर है। फिंक्स ने आकाश की ओर देखते हुए टिप्पणी की। फ्रैंकलिन ने तथ्य बताते हुए कहा, यदि उसने शिजुको से वादा न किया होता तो वो हम सभी को मार डालता। हम बॉस को कैसे सूचित करेंगे? माची ने पूछा। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्लेज, तुम बहुत अच्छे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो। गॉन ने चमकती आंखों से कहा, यह आखिरी बार है। मैं फिर कभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊंगा। ब्लेज ने जाने से पहले कुछ मिनट तक गोन और किलुआ से बातचीत की। उसके हस्तक्षेप से घटनाओं में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि श्रृंखला में दिखाया गया है। क्रोलो ने नियॉन की तस्करी की और उसकी क्षमता चुरा ली। उवो की मौत का पता लगाने के बाद उसने मकड़ियों को सभी माफिया को मारने का निर्देश दिया। इसी समय गोन और किल्लुआ ने शिकार की योजना छोड़ दी और पैसा कमाने का दूसरा तरीका ढूंढने लगे। मकड़ियों ने उनकी मौत का नाटक किया, नीलामी की वस्तुओं की नकल की और मूल वस्तुओं को चुरा लिया। कुरापिका गोन, किलुआ और लियोरियो से मिलता है और अपना रहस्य उनके साथ साझा करता है। माफिया मकड़ियों की नकली मौत के बाद उन पर रखे गए इनाम को रद्द कर देता है। हिसोका सफलतापूर्वक ट्रूप को यॉर्कनियो में रहने के लिए प्रेरित करता है। कुरापिका की मदद करने के प्रयास में गोन और किलुआ को एक बार फिर फैंटम ट्रूप द्वारा पकड़ लिया गया। कुरापिका की जजमेंट चेन की वजह से क्रोलो नैन का उपयोग करने की अपनी क्षमता खो देता है। पकुनोदा की मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। हालांकि गोन और किलुआ लालच द्वीप की एक भी प्रति प्राप्त करने में विफल रहे, लेकिन उन्होंने खेल में प्रवेश करने का एक तरीका ढूंढ लिया। इसके लिए उन्हें अपने रेन को बेहतर बनाने या अपने हादसों को विकसित करने और लालच द्वीप की कोशिश को पास करने की आवश्यकता है। ब्लेज भी इस ट्रायल में भाग लेने और लालच द्वीप में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। अध्याय 183 लालच द्वीप। ग्रीड आइलैंड स्लॉट के लिए बैटेरा के ट्रायल में एक उद्घोषक ने आवेदकों से कहा कि उन्हें खेल खेलने के लिए नेन को जानना होगा, और उन्होंने जज के रूप में सेज गुएरा का परिचय कराया, जो एक पेशेवर शिकारी है। चलो परीक्षण शुरू करते हैं, सेज गुएरा ने बोलना शुरू किया। कृपया एक एक करके ऊपर आएं और मुझे शटर और पर्दे के पीछे अपना रेन दिखाएं। कोई नहीं देख पाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही हम 32 खिलाड़ियों का चयन कर लेंगे, परीक्षण समाप्त हो जाएगा। जब पर्दा गिरा तो कई आवेदक दौड़कर लाइन में लग गए। ब्लेज ने कोई जल्दबाजी नहीं की और बस अपनी सीट पर आराम से बैठा रहा, जबकि किलुआ ने स्थिति का अत्यंत विस्तार से विश्लेषण किया और गोन चुपचाप बैठा रहा। जब किलुआ इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हें लाइन में लगना चाहिए या नहीं, तो आवेदकों में से एक पुहाट ने प्रक्रिया के बारे में बात करना शुरू कर दिया और 1 मिनट बाद वो प्रयास करने के लिए मंच पर चले गए। मैं आ रहा हूं, किलुआ ने कहा और मंच पर चढ़ गया। ब्लेज, क्या आपको लगता है कि किलुआ पास हो जाएगा? गॉन ने पूछा। इसमें कोई संदेह नहीं है, चिंता मत करो, तुम भी आसानी से पास हो सकते हो। तुमने जो तकनीक बनाई है वो बहुत मजबूत है, ब्लेज ने कहा और गॉन को किलुआ के बाद मंच पर भेजा। इसके बाद ब्लेज मंच पर गए और पर्दे के पीछे सेज गुएरा से मिले। मुझे अपना रेन दिखाओ। क्या तुम सच में मेरे रेन को देखना चाहते हो? ब्लेज ने चंचल लहजे में पूछा। वो जानता था कि वाक्यांश मुझे अपना रेन दिखाओ हंटर्स के बीच एक कोड है, जो किसी के प्रशिक्षण के परिणामों और उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। हाँ, सेगुएरा ने थोड़ा संदेह करते हुए अपना सिर हिलाया। जैसी आपकी इच्छा। अगली ही क्षण ब्लेज से एक भयावह आवेग फूटा और अगले ही क्षण गायब हो गया। फिर भी ये सेजगुएरा को इतना डरा गया कि वो दीवार से टकरा गया। जब वो ब्लेज के नैन की शक्ति से मिला तो उसने कभी मौत को इतना करीब महसूस नहीं किया। तुम, सेगुएरा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसके बगल में चलते हुए ब्लेज ने बस उसके कंधे को थपथपाया और बोला, आराम करो, मैं सिर्फ लालच द्वीप का अनुभव करने आया हूं, इसलिए मेरी उपस्थिति पर ध्यान मत दो। ये कहते हुए ब्लेज कमरे से बाहर निकल गया और अगले कमरे में आया, जहां उसने गोन, किल्लुआ, बिस्की और अन्य आवेदकों को देखा जो पास हो चुके थे। उनकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
क्योंकि कुछ अनुभवी नैन उपयोगकर्ताओं ने उनके द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली रेन को महसूस किया। खास तौर पर बिस्की। उसकी नजर ब्लेज पर तब तक नहीं पड़ी जब तक वो उसके पास से निकलकर गोन और किलुआ के साथ नहीं बैठ गया। जो आभा मैंने पहले महसूस की थी वो उसी की है, उसने सोचा। उसने जो रेन महसूस किया वो किसी भी ऐसी चीज से अलग था जिसे उसने पहले कभी देखा या अनुभव किया था। वो खतरनाक है। गोन, किलुआ, बिस्की और 20 अन्य लोगों के साथ ब्लेज बैटेरा की हवेली में खेल में प्रवेश करने के लिए चले गए। कुछ प्रक्रिया और स्पष्टीकरण के बाद सभी ने खेल में प्रवेश किया। लालच द्वीप के शुरुआती बिंदु में प्रवेश करते हुए ब्लेज की मुलाकात एटा नामक महिला से हुई, जो एक तैरते हुए तंत्र में बैठी हुई थी और उसने एक हेडगियर पहना हुआ था। उसने उसे बाहर भेजने से पहले खेल और बुनियादी नियमों से परिचित कराया। अपने सामने विशाल घास के मैदान को देखकर ब्लेज ने एक लंबी सांस ली और ताजी हवा को सूंघा। सुंदर दृश्यों के अलावा उसने जो चीज नोटिस की वो ये थी कि इस जगह पर किसी तरह का बंधन था। ऐसा लग रहा था कि पूरा द्वीप नेन के नियंत्रण में है। वो नहीं जानता था कि गिंग ने किस अवधारणा का उपयोग किया था, लेकिन यह शक्तिशाली था क्योंकि वह भी बंधन को रद्द नहीं कर सकता था। ब्लेज ने पुस्तक शब्द बोला। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक बाइंडर उसके सामने प्रकट हुआ और हवा में मंडरा गया। वाह, ये तो वाकई धरती पर खेले जाने वाले खेलों जैसा ही है। कितना दिलचस्प है, ब्लेज ने सोचा और खाली कार्ड स्लॉट की जांच की। ब्लेज, गॉन ने आवाज लगाई और किलुआ के साथ आया। हम उस दिशा में जा रहे हैं, क्या तुम आ रहे हो? नहीं, तुम लोग खुद जाकर इसका पता लगाओ। इस तरह से मजा आता है। ब्लेज ने गॉन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो बस बाइंडर का इस्तेमाल करके मुझसे संपर्क करें। गॉन और किलुआ को अलविदा कहने के बाद ब्लेज शुरुआती क्षेत्र से चला गया। वो लालच द्वीप में अपने समय का उपयोग खुद को प्रशिक्षित करने के लिए करने की योजना बना रहा है। अगर वो गलत नहीं है तो गॉन लालच द्वीप पर 7 महीने तक रहेगा, इसलिए उसके पास प्रशिक्षण के लिए बहुत समय है। उसके बाद वो गॉन के साथ यूरोपियन महाद्वीप जाएगा, जहां चिमेरा चींटी आर्क होगा। यदि वो अपनी शैतानी शक्तियों और हकी का प्रयोग करता है तो उसे मेरुएम को हराने का पूरा विश्वास है, लेकिन भगवान के रक्त का प्रयोग किए बिना अकेले नैन के साथ ऐसा करना कठिन होगा। इसके अलावा उसे नहीं पता कि वन पीस की दुनिया में वापस लौटने के बाद स्थिति कैसी होगी। उसे विश्व सरकार का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए उसे मजबूत होना होगा। ब्लेज निश्चित रूप से विश्व सरकार से सीधे और अकेले ही भिड़ने की गलती नहीं करना चाहते। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 76.9। शैतान फल 74.3। हकी 78.5। निःशुल्क विशेषता बिंदु 5.0। उनके गुण पैनल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। उनकी शैतानी फल विशेषता 70.2 से बढ़कर 74.3 हो गई, जो उनके संविधान और हकी विशेषता में वृद्धि के अनुरूप है। उसे लगता है कि यदि वह अपने शैतान फल गुण को 75 फीट तक बढ़ा लेता है तो एक बड़ा परिवर्तन होगा। संभावना है कि वह अपने सूर्य फल की एक नई क्षमता को उजागर कर लेगा। सोच विचार कर ब्लेज ने एक ऐसे सुदूर स्थान की खोज की जहां उसे कोई परेशान न कर सके। 5 महीने और कुछ दिन बीत गए। ब्लेज ने अपनी हकी, नेन और शैतान फल क्षमताओं का प्रशिक्षण लिया। खास तौर पर उसकी शैतान फल शक्ति 74.9 पर स्थिर हो गई, जबकि उसकी हकी विशेषता 79.4 तक बढ़ गई। जहां तक उसके भगवान के खून की बात है तो ये अभी लगभग 1200 बूंदें थी। उन्हें 3000 के आंकड़े तक पहुंचने और अपने सारे रक्त को अपने शरीर में परिवर्तित करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। उसी समय उसका बाइंडर प्रकट हुआ और कुछ बार चमका, जिससे पता चला कि गोन का फोन आया है। हेलो गोन। ब्लेज, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम आजाद हो? हाँ, हमें कार्ड पाने के लिए आपकी मदद चाहिए, गोन ने अनुरोध किया। वो कौन सा कार्ड है? ब्लेज ने पूछा, ये सोचते हुए कि अब समय आ गया है कि उनका सामना रेजर से हो। ये एक निर्दिष्ट स्लॉट कार है, प्लॉट ऑफ बीच, गोन ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे कहां आना चाहिए? प्यार का शहर। अध्याय 184। रेजर। आई प्रेम का शहर। जब ब्लेज शहर में पहुंचा तो टीम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। गोन, किल्लुआ और बिस्की के अलावा हिसोका, गोरेनु और त्सेगुएरा का समूह वहां मौजूद था। उसे देखकर हिसोका एक क्षण के लिए हड़बड़ा गया, फिर सामान्य हो गया, जबकि सेजगुएरा के चेहरे पर गंभीरता का एक दुर्लभ भाव था। उसके साथ हम खेल जीतने में सक्षम हो सकते हैं, सेजगुएरा ने सोचा। ब्लेज, तुम यहां हो। गॉन आगे दौड़ा। ब्लेज ने सिर हिलाया। लगता है कि आप दोनों ने अच्छी ट्रेनिंग की है और अपनी बुनियादी बातों को मजबूत किया है। आपका जीवन आभा मंडल दुर्जे, सहज और शुद्ध दिखता है। अच्छा, तो फिर आप मुझे किस लिए बुला रहे हैं? गॉन ने फिर रेजर और 14 समुद्री लुटेरों का जिक्र किया। हमें प्लॉट ऑफ बीच कार्ड पाने के लिए उसे गेम में हराना होगा। मैं खेल में शामिल हो जाऊंगा,
लेकिन मुझसे सारा काम करने की उम्मीद मत करो। रोमांच और कठिनाई का अनुभव करने के लिए आपको खेल को स्वयं ही पूरा करना होगा। पूरी HXH सीरीज में उसे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो है रेजर और गॉन के ग्रुप के बीच का खेल। वो दखलंदाजी करके खेल को खराब नहीं करना चाहता। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, हम अकेले ही खेल को जीत सकते हैं। हमने आपको संख्या बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। ओह, तुम अभी भी नहीं बदले हो किलुआ। ब्लेज ने हंसते हुए किलुआ के बालों को सहलाया। हालांकि किलुआ ने ब्लेज के हाथ से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इससे परिणाम नहीं बदला। मैं मजबूत हो गया हूं, लेकिन वो अभी भी मजबूत है। चलो चले, गोरेनू ने आवाज लगाई। जैसा कि इस सीरीज में हुआ, गॉन की नई टीम ने आसानी से 3 मैच जीत लिए, जिससे रेजर को अपने विरोधियों की चालों का एहसास हो गया। फिर उसने सुमो मैच में उन्हें जीत दिलाने और खुद उनका सामना करने का फैसला किया। इसके बाद रेजर ने घोषणा की कि अगला खेल डॉजबॉल होगा, जिसमें प्रत्येक टीम के लिए 8 खिलाड़ियों की आवश्यकता होगी, और जो भी खेल जीतेगा उसे स्वचालित रूप से 8 जीत मिलेंगी। ये कहते हुए रेजर ने अपनी नैन क्षमता के साथ शैतानों का निर्माण किया। ये देखकर गोन के चुने हुए यादृच्छिक साथियों ने डर के मारे हार मान ली। चूंकि ब्लेज यहां है, इसलिए वे केवल एक खिलाड़ी से चूक गए। गोरेनो ने तब अपनी नैन क्षमता का खुलासा किया और एक बंदर बनाया जो टीम के खिलाड़ियों को 8 तक पूरा करता है। खेल के नियमों की व्याख्या के बाद अंततः मैच शुरू हुआ। रेजर स्वतंत्र रूप से गेंद को गोन के समूह को दे देता है, जिससे किलुआ गेंद को गोरेनो को दे देता है, जो तुरंत रेजर के शैतानों में से एक पर हमला करता है और हमला जारी रखता है, जिससे 2 प्रतिद्वंद्वी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब गोरेनो ने रेजर को बाहर निकालने का फैसला किया, तो रेजर ने केवल एक हाथ का उपयोग करके उसके हमले को रोक दिया। इसके बाद की घटनाएं बिल्कुल वैसी ही हुई, जिसमें रेजर द्वारा गोरेनो, उसके साथी सेज गुएरा और बिस्की को मार गिराने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि हिसोका के बंजी गम ने भूमिका निभाई और उन्हें रेजर के शैतानों में से एक को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन ये उनके जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था। गॉन ने अपने जाजंकन का इस्तेमाल किया और रेजर के शक्तिशाली डेविल्स में से एक को मैदान से बाहर कर दिया। परेशान होकर उसने अपने पंच में और अधिक नेन का इस्तेमाल किया, लेकिन रेजर ने अपने नेन से हमले को रोक दिया और उसे ऊपर की ओर उड़ा दिया। हिसोका बंजी गम का उपयोग करके गेंद को पकड़ने का अवसर लेता है, जिससे रेजर बाहर चला जाता है और उसे अपनी पीठ का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद बिस्की ने कोर्ट के बाहर से आखिरी प्रयास किया, लेकिन गेंद रेजर के नियंत्रण में आ गई। जब गोन, किल्लुआ और हिसोका इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रेजर के थ्रो को कैसे रोका जाए, ब्लेज ने आगे बढ़कर कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो, इसे मेरा योगदान मानो। सचमुच? गॉन उत्साहित था, क्योंकि वह जानता था कि ब्लेज शक्तिशाली है। जैसे ही ब्लेज उन तीनों के सामने खड़ा हुआ, रेजर ने नेन जानवरों पर इस्तेमाल की गई अपनी बिखरी हुई आभा को वापस खींच लिया और गेंद को ऊंची हवा में फेंककर उन पर फेंक दिया। गेंद शक्तिशाली गति से उनकी ओर आई, लेकिन ब्लेज अविचलित रहे और उन्होंने केवल अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। वो क्या कर रहा है? क्या वह अपने नंगे हाथों से गेंद पकड़ने की योजना बना रहा है? वो पागल है। सेज गुएरा की टीम के सदस्यों में से एक ने चिल्लाकर कहा, वह मरने वाला है। केवल सेज गुएरा को ही पता था कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने ब्लेज के रेन को पहले ही देख लिया था। रेजर ने भी ब्लेज की हरकतों पर आंखें मूंद ली और उसे लापरवाही समझी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उसकी समझ से परे था। उनकी नैनयुक्त स्पाइक बॉल को ब्लेज ने आसानी से पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने गोरेनो के थ्रो को पकड़ा था। गोन की टीम के सभी लोगों ने जश्न मनाया। खत्म करो, ये कहते हुए ब्लेज ने गेंद गोन की ओर फेंकी। गोन ने गेंद को रेजर की ओर उछालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रेजर ने चालाकी से गेंद को गोन की ओर मोड़ दिया। गोन के बेहोश होने पर गेंद उसके पास से निकल गई। हिसोका ने रेजर के काउंटर को रोकने के लिए अपने बंजी गम का इस्तेमाल किया और गेंद को वापस रेजर की ओर फेंका। चूंकि गेंद उनके बंजी गम से ढकी हुई थी, इसलिए रेजर पिछली बार की तरह इसे वापस नहीं फेंक सका और बाउंड्री के बाहर धकेल दिया गया। खेल का अंत रेफरी द्वारा यह घोषणा करने के साथ हुआ कि रेजर आउट हो गया है और गोन की टीम विजयी है। रेजर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और गोन से गिंग के साथ अपने अतीत के बारे में बात की तथा बताया कि कैसे उसने उन्हें बदल दिया, जबकि अन्य लोग किनारे पर प्रतीक्षा कर रहे थे। किलुआ का घायल हाथ देखकर ब्लेज उसके पास गया और बोला, मुझे अपना हाथ दिखाओ, तुम क्या कर रहे हो? यद्यपि किल्लुआ ने शब्दों से विरोध किया, फिर भी उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। ब्लेज से एक चमकदार सुनहरी चमक उठी और किल्लुआ के हाथ में आ गई। सभी को आश्चर्य हुआ कि किल्लुआ की बुरी तरह से चोटिल भुजाएं धीरे धीरे ठीक हो गई। 1 मिनट के भीतर उसका पूरा हाथ अपनी सही अवस्था में वापस आ गया। चोट का कोई निशान नहीं था। वाह! किल्लुआ ने आश्चर्य से अपने ठीक हो चुके हाथों को देखा। जहां तक दूसरों का सवाल है, वे ब्लेज को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने पहले भी नैन प्रकार के चिकित्सकों को दूसरों को ठीक करते देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने कुछ ऐसा जादुई देखा है। खास तौर पर बिस्की, उसे अपने विचारों से बाहर आने में कुछ पल लगे। वो कौन है? वो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमय है। कार्यक्रम के बाद गोन और उनकी टीम को अंततः प्लॉट ऑफ बीच कार्ड मिला। आप लोगों को खेल पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
खेल खत्म होने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। सबको अलविदा कहते हुए ब्लेज वहां से चला गया। वो जानता था कि जेंट्रू और उसके साथियों के साथ लड़ाई के बाद खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो उनके साथ यूरोपियन महाद्वीप पर जाएगा। किंग से निपटने के बाद वो वन पीस की दुनिया में वापस जा सकता है। अध्याय 185 एनजीएल। ब्लेज ने किनारे से देखा कि गोन की टीम जेंट्रू और उसके गिरोह को हराने के लिए तैयारी और योजना बना रही थी। इसी समय सेज गुएरा और उसके समूह ने गेंथ्रू के गिरोह को उकसाया कि वे वाइल्ड लक एलेक्जेंड्राइड कार्ड प्राप्त करने के लिए गोन के साथ एक सौदे के आधार पर उन्हें व्यस्त रखें। 3 सप्ताह बाद गोन, किलुआ और बिस्की ने जेंट्रू के गिरोह का सामना किया। किलुआ और बिस्की ने 12 और सबको अलग कर दिया और योजना के अनुसार जेंट्रू को गोन के पास छोड़ दिया। किलुआ और बिस्की ने अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर दिया, जबकि गोन ने गेंथ्रू को पराजित कर दिया तथा इस प्रक्रिया में उसे गंभीर चोटें आईं। लेकिन एंजेल की सांस की बदौलत वो तुरंत ठीक हो गया। गॉन, किलुआ और बिस्किट ने बॉम्बर को हराकर 1 से 99 तक के कार्ड एकत्रित कर लिए। लालच द्वीप में हर खिलाड़ी के लिए एक घोषणा की गई कि 10 मिनट में एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएगी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि श्रृंखला में होता आया है, बिना किसी बदलाव के। क्विज के बाद सबसे अच्छे स्कोर वाले खिलाड़ी की घोषणा की गई। गॉन ने 100 में से 87 सवाल सही करके जीत हासिल की। शासक का निमंत्रण कार्ड प्राप्त करके गोन खेल निर्माता से मिलने के लिए महल में गया, जबकि किलुआ और बिस्की बाहर इंतजार कर रहे थे। शाम के आसपास खेल के खिलाड़ियों और एनपीसी ने आतिशबाजी और परेड के साथ जश्न मनाया, क्योंकि खेल अब खत्म हो चुका था। गॉन और अन्य लोगों ने दावत का आनंद लिया और फिर तय किया कि कौन से 3 कार्ड शासक के आशीर्वाद के साथ वास्तविक दुनिया में वापस ले जाने हैं। बिस्की ने ब्लू प्लैनेट चुना, जबकि गॉन ने प्लॉट ऑफ बीच और पैलाडिन नेकलेस चुना। खेल से बाहर निकलने पर गॉन ने अपने पैलाडिन नेकलेस के साथ प्लॉट ऑफ बीच को ए कंपनी कार्ड में बदल दिया। चूंकि सब कुछ समाप्त हो चुका है, गोन गिंग को खोजने के लिए ए कंपनी कार्ड का उपयोग करने के लिए तैयार था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे निराशा हाथ लगी। ब्लेज भी गोन, किलुआ और बिस्की के साथ खेल से बाहर आ गया। जब जाने का समय आया तो गोन ने अचानक उससे और बिस्की से पूछा, ब्लेज, बिस्की, क्या तुम हमारे साथ गिंग से मिलने आना चाहोगे? बिस्की ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक पल के लिए सोचने पर ब्लेज ने भी गॉन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वो उनके साथ यूरोपियन महाद्वीप की यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया, क्योंकि वो जानता था कि रॉयल गार्ड और राजा जल्द ही पैदा नहीं होंगे, क्योंकि चिमेरा चींटी रानी ने अभी प्रजनन करना शुरू किया है। अगर वो अभी चला भी जाता है तो भी वो ऊब जाएगा। इसलिए सोचने के बाद वो 2 महीने बाद अकेले ही एनजीएल जाने का फैसला करता है। अगर संभव हो तो वो जल्द से जल्द वन पीस की दुनिया में लौटना चाहता है, लेकिन इस तरह की चीजों को वो चाहकर भी जल्दी नहीं कर सकता। वो राजा मेरुएम का सामना और वध केवल उसके जन्म के बाद ही कर सकता है। नहीं, तुम लोग जाओ और अपना काम करो, मैं कुछ समय बाद तुम दोनों से मिलूंगा। ब्लेज बोला, ठीक है, मिलते हैं ब्लेज, बिस्की। अलविदा कहते हुए गॉन ने ए कंपनीज का इस्तेमाल किया और निग शब्द बोला। अगले ही पल वे सुनहरे प्रकाश में बदल गए और क्षितिज के पार चले गए। 2 महीने और कुछ दिन बीत गए। ब्लेज लिटिल व्हाइट की मदद से एनजीएल की साइट पर पहुंच गया। हालांकि एनजीएल में प्रवेश करने के लिए सख्त नियम है, फिर भी उसे चुपके से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। यह वही क्षण था जब गोन, किलुआ, काइट और अन्य लोग एनजीएल में दाखिल हुए। उन्हें देखकर ब्लेज ने राहत की सांस ली। पफ, मैंने समय की चूक नहीं की। वो समय को भूल गया, अपनी हकी को प्रशिक्षित करने में व्यस्त था, क्योंकि वो अपनी हकी विशेषता को 80 अंकों से आगे ले जाना चाहता था। दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर सका, भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की हो। यही बात उसके शैतानी फल पर भी लागू होती है। उनकी वर्तमान विशेषता स्थिति है। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 77.3, शैतान फल 74.9, हकी 79.9, निःशुल्क विशेषता बिंदु 5.0। जब गोन, किल्लुआ और काइट एक परित्यक्त गांव में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात राममोट से होगी, तो ब्लेज ने वहां प्रवेश करने का निर्णय लिया। उनकी अचानक उपस्थिति को देखकर काइट ने गोन और किलुआ को पीछे धकेल दिया और अपने क्रेजी स्लॉट को बुलाया। ओह, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? ब्लेज ने उसे हमला करने से रोका। तुम? काइट ने ब्लेज की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उसे ब्लेज की शक्ल याद है, क्योंकि वो सालों पहले जैसा ही दिखता था। ब्लेज, गोन और किल्लुआ ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा कि उसे वे कैसे मिल गए। मैंने तुम दोनों से कहा था, हम कुछ समय बाद मिलेंगे। ब्लेज मुस्कुराया। तुम यहां क्या कर रहे हो? काइट ने पूछा। हालांकि वो ब्लेज की ताकत को महसूस नहीं कर सका, लेकिन वो जानता था कि वो आदमी बहुत खतरनाक है। एनजीएल के पास वो चीज है जो मुझे चाहिए।
ब्लेज ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। काइट ने कुछ नहीं पूछा और बस इतना कहा, यह गपशप का समय नहीं है, हमें क्षेत्र का पता लगाना है और राजा के जन्म से पहले चिमेरा चींटी के घोंसले को ढूंढना है। मैं भी साथ चलूंगा, तुम लोग अपना काम करो। ब्लेज ने काइट के छिपे अर्थ को समझते हुए सिर हिलाया। जल्द ही वे घोड़ों की लाशों को पेड़ की शाखाओं पर लटका हुआ पाते हैं। उस समय राममोट प्रकट हुआ और अपने शिकार की ओर इशारा करते हुए बोला, ये मेरे हैं। बिना कुछ और बोले वो उनकी ओर बढ़ा। गोन और किलुआ हमले से दब गए, जबकि काइट ने आसानी से बचकर अपना नेन निकाल लिया, जिससे राममोट डर गया। जहां तक ब्लेज का प्रश्न है, तो उसका स्वरूप बहुत देर से पास के एक पेड़ पर चला गया, जहां वो एक शाखा पर इस प्रकार बैठ गया जैसे वो कोई शो देखने जा रहा हो। उसकी ओर देखते हुए काइट ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि वह भी ये नहीं देख पाया कि ब्लेज ने ये कैसे किया। जैसा कि मैंने सोचा था, वो मजबूत है। उसने वेल द्वीप पर ब्लेज की उपस्थिति के बारे में गिंग को बताया, लेकिन गिंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी, जैसे कि वो जानता था कि ब्लेज गोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपने विचारों से बाहर आकर काइट ने गोन और किलुआ से कहा कि वे राममोट से निपट लें। अगर वे ऐसा करने में विफल रहे तो उन्हें चले जाना होगा। राममोट का सामना करते हुए, जो उनसे शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली है, गोन और किल्लुआ पहले तो नुकसान में थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने किल्लुआ को थंडरबोल्ट और गोन रॉक पेपरॉक के साथ पराजित कर दिया। अचानक एक उड़ता हुआ व्यक्ति कोल्ट प्रकट हुआ और राममोट को छीन कर ले गया। जब वे दोनों भाग निकले तो राममोट शर्म और क्रोध में अपने पूरे गले से दहाड़ने लगा। कमीने, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं, मैं इसे याद रखूंगा। शोरगुल। ब्लेज, जो पूरे समय चुप था, ने अपनी आंखें मूंद ली। एक धधकता हुआ अग्निबाण उसके सामने प्रकट हुआ और भागते हुए कोल्ट पर जा लगा। इसने राममोट के सिर को छेद दिया और उसके अंदरूनी हिस्से को जला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोल्ट ने राममोट की लाश को नीचे गिरा दिया और भी तेज गति से उड़ते हुए उनकी नजरों से ओझल हो गया।